जय भीम दोस्तों। आमतौर पर मैं दिल्ली के बाहर ट्रेवल नहीं करता हूं, लेकिन महाराष्ट्र आने का लालच छोड़ नहीं पाता हूं। मतलब देश के सारे महापुरुष, मुझे पता नहीं इस मिट्टी में कुछ तो है कि यहीं पैदा होते हैं। मतलब स्वराज निर्माता शिवाजी महाराज हों या तुकाराम जी हों, उसके बाद तो पूरी फिर एक लाइन चली आती है। मतलब जितने नाम गिनिए, भारत को मॉडर्न बनाने के लिए और अच्छा देश बनाने के लिए जो कुछ हुआ, उसकी बहुत सारी बुनियादें, जैसे रिजर्वेशन पर सारा देश उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी, साहू जी महाराज ने किया था। लोग याद भी नहीं करते हैं, कई बार वो भूल भी जाते हैं। और एक कोई नेता कभी कहता है कि साहू जी महाराज कौन है उत्तर भारत में, कर सकता है जो कि रिजर्वेशन का फायदा उठाता है। और लाइक कदम साहब का कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और उनके प्रयासों के बारे में मुझे और लोगों ने बताया। मेरे असल में कुछ मेरी चिंताएं हैं इस देश के बहुजन मिशन को लेकर, और उसमें मुझे लगता है कि जो रास्ता जहां से खुलता है वो कदम साहब शायद वो रास्ता बता रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा कि क्यों कदम साहब का जो पूरा इनिशिएटिव है वो इस देश को यहां से आगे ले जाने का रास्ता जो है वो शायद उनके पास है, और वो एक पूरे देश को एक रास्ता दिखा सकते हैं। वो उसके कुछ लक्षण, कुछ बीज मुझे कम से कम पहली बार मुझे इस जगह पर दिख रहे हैं। पूरी बातचीत को मैं मुख्य रूप से दो हिस्से में बांटूंगा, और मुझे पता नहीं कितना समय है, मैं बहुत लंबा बोलता हूँ, कई बार 2-2.5 घंटे तक भी बोलता हूँ। तो नहीं ठीक है, मैं आप लोगों को पेशेंस चेक नहीं करूंगा। और क्योंकि मुझसे पहले दो वक्ताओं ने बहुत शानदार आप लोग बोलते हैं, राखी आप लोगों की, और आप लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को बहुत ढंग से असर्ट करके बोलना सिखाया है, और हम लोगों को लगता है कि ये सीखना चाहिए कि अपनी बात बहुत दमदार तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से, बहुत फैक्ट्स के साथ और बगैर एब्सर्ड हुए, बगैर ऑब्सीन हुए कैसे कही जा सकती है। मुझे भी आप लोगों से ये चीज सीखनी है। खैर, तो पूरी बातचीत को मैं दो हिस्से में बांटूंगा। एक तो मुझे जो विषय दिया गया है कि नेशन और नेशनहुड के बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या क्या उसके शेड्स हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो नए दौर में खास करके मीडिया के जो नए आविष्कार हुए हैं, सोशल मीडिया और नए ढंग से व्हाट्सएप और इन सब की वजह से किस तरह से चीजों का बदलना हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बातचीत के दो हिस्से हैं। एक तो मीडिया और उसकी वजह से नेशन का बनना, हम लोगों का के सोचने के तरीके, बातचीत करने के तरीके में जो चेंजेज आए हैं, और इसके वजह से पॉलिटिक्स और सोसाइटी में जो चेंज आया है, ये मेरी बातचीत का दूसरा हिस्सा होगा। पहला हिस्सा मैं नेशन और नेशनहुड को लेकर फुले साहब के और बाबा साहब के जो पूरा विजन है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर मैं रखना चाहूंगा। एक तो इस स्टेज पर जो भीम युग लिखा गया है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों में पूरा देश इस शब्द का इस्तेमाल करेगा। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। 1939 में बाबा साहब ने एक स्पीच दी थी 21 जनवरी 1939 को, काले मेमोरियल लेक्चर, ये गोखले इंस्टीट्यूट में हुआ था। इसमें बाबा साहब का शब्द मैं 2 लाइन कोट कर रहा हूं, आप लोग इसको बाबा साहब के वॉल्यूम 1 में पेज 352 में आप इसको पढ़ सकते हैं। बाबा साहब एक स्पीच दे रहे हैं और उसमें एक बात कह रहे हैं कि वी आर स्टैंडिंग टुडे एट द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द ओल्ड एज एंड्स एंड द न्यू एज बिगिंस। द ओल्ड एज वॉज द एज ऑफ रानाडे, आगरकर, तिलक, गोखले, I don't know who is he, Sir Firoz Mehta, Surendra Banerjee. The new age is the age of Mr. Gandhi, and this generation is said to be I don't know exact word what is said to be Gandhi generation. बाबा साहब 1939 में ये कह रहे हैं कि भारत अब गांधी युग में प्रवेश कर रहा है, और आगे वो कहते हैं कि ये डार्क एज ऑफ इंडिया है।
इसके बाद लेकिन 2016 में आप बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब ने 1939 में बेशक कहा था, और ये सच कहा था क्योंकि बाबा साहब कोई बहुत जो रियलिटी है उसके आसपास की बात कर रहे थे। जब वो कह रहे थे गांधी युग है तो जान रहे थे कि गांधी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय में होने वाले हैं। लेकिन आज एक व्यक्ति जो बहुत मामूली परिवार में पैदा हुआ, अछूत परिवार में पैदा हुआ, बचपन की सारी तकलीफें झेली, उसको आमतौर पर इतिहास ने इग्नोर भी किया है। इतिहास की किताबों में पहली बार नेशनल लेवल पर इस व्यक्ति को पढ़ाया जाना 2006 के आसपास शुरू हुआ था। वो व्यक्ति जिसको धरती में दबाने की बहुत कोशिश हुई थी, जिसकी जयंतियां नहीं मनाई जाती थी, आज आपको ये सब दिख रहा है, इतना पोस्टर वगैरह। आज से 20 साल पहले पुराने लोग, आप लोग को याद होगा, बाबा साहब को लेकर बहुत कोई सेलिब्रेशन कुछ नहीं होता था, अखबारों में सरकार विज्ञापन नहीं देती थी, सेलिब्रेशन नहीं होता था, लोग अपने दम पे ही जहां होता था जाते थे। वो व्यक्ति एक तरह से आप कह सकते हैं कि धरती को फाड़ करके बाहर निकला है और पूरे आसमान पर इतना बड़ा बनकर छा गया है कि आज आप कह सकते हैं कि ये भीम युग है। ये दिस इज एज ऑफ अंबेडकर। अंबेडकर का युग अब आ चुका है। अब ये जरूर है, दो तीन चीजें हैं, मैं आते समय बोल भी रहा था। अब वो समय आ गया है जिस समय जो लोग बाबा साहब के सपने का भारत नहीं चाहते हैं, वो हमसे ज्यादा जोर से जय भीम बोल रहे हैं। वो हमसे ज्यादा बड़े पोस्टर भी लगा रहे हैं, वो उससे ज्यादा बड़ी मोटी मालाएं भी पहना रहे हैं। तो एक थोड़ा खतरनाक समय भी है, उतना सरल सा भी नहीं है कि जय भीम बोल देंगे तो अपना आदमी होगा। मतलब उतना सिंपल था, चीजें उतनी ही सिंपल थी कि जय भीम बोलेगा तो आदमी अपना है, भरोसा बन जाता था। लेकिन अब जो हो रहा है तो थोड़ा सा मतलब संदेह से देखना पड़ेगा कि भाई सचमुच वाला है कि नकली वाला है। तो ये तो क्योंकि अब मैं नेशन के बारे में, भीम युग का जो नेशन है वो क्या है और अब तक नेशन की जो कल्पनाएं थी वो क्या थी, इस पर मैं अपनी बातचीत के मुख्य हिस्से में आ रहा हूं। अभी तक नेशन के बारे में हम सारे लोगों को ये बताया जाता रहा कि नेशन किन चीजों से बनता है, राष्ट्र कैसे बनता है। इसकी कल्पनाओं में बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक धर्म के लोग जहां पर होंगे वो एक राष्ट्र होगा। ये आरएसएस की कल्पनाओं में भी है कि जो पितृभूमि है, यहाँ पर जो धर्म जन्मा है, यहाँ के धर्मों को जो लोग मान रहे हैं वो एक राष्ट्र है, बाकी लोग अतिथि हैं या फिर हमलावर हैं। तो ये एक नेशन जो है वो रिलीजन से बनता है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। सावरकर से लेकर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय तक देखेंगे तो इस थॉट्स को वो लगातार ला रहे हैं कि रिलीजन जो है वो नेशन बनाता है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नेशन क्या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि रिलीजन नेशन नहीं है। अगर रिलीजन नेशन होता तो 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन क्या था, या यूरोप में लगभग 40 के आसपास देश लगभग सभी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए अलग देश क्यों हैं, इंग्लैंड और अमेरिका अलग देश क्यों है अगर रिलीजन देश है। तो रिलीजन का एक होना, अगर देश होना है तो इस आधार पर तो लद्दाख को एक अलग देश होना चाहिए क्योंकि वहां प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। उसी लॉजिक से कश्मीर को एक अलग देश होना चाहिए। केरल के कालीकट डिस्ट्रिक्ट को अलग देश क्यों नहीं होना चाहिए, वहां पर तो एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत, या ममल्लापुरम में मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। तो नेशन जो लोग कह रहे हैं कि एक नेशन के लोग एक जैसे होते हैं इसलिए वो देश हैं, एक तो मुझे उससे सीरियस प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आरएसएस की या एक समय तक कांग्रेस भी इस तरह इसको बहुत, उन्होंने लिख के नहीं लेकिन अंदर से एक हिंदू किस्म की एक विचारधारा उन्होंने भी चलाई थी। तो रिलीजन जो है वो नेशन नहीं है। दूसरा, क्या एक भाषा का होना एक नेशन है? बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर में एक भाषा के लोग जहां रहते हैं वो राष्ट्र है। तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। एक राष्ट्र के अंदर में कई सारी भाषाएं हैं और इसके बावजूद वो एक राष्ट्र है। पूरी दुनिया में ये सच है। तो आपको ज्यादातर देशों में कई भाषाएं हैं और एक भाषा के लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग देश बनाते हैं। एक रेशियल थ्योरी भी चली है और इसको भी एक आरएसएस बोलता कई बार नहीं है लेकिन सब टेक्स्ट में रहता है कि हम लोग एक नस्ल के लोग हैं, इस वजह से एक राष्ट्र हैं। तो ये भी एक बहुत अजीब थ्योरी है। मुझे नहीं लगता है कि इसका भी कोई मतलब है कि आप एक नस्ल के लोग एक राष्ट्र होते तो जो अफ्रीका के नक्शे पर इतनी सारी लाइनें क्यों होती, ब्लैक्स अलग अलग हैं,
और अमेरिका के अंदर में 6 या 7 अलग अलग रेस के लोग, हिस्पैनिक्स जो लैटिनोज हैं, ब्लैक्स हैं, एशियन अमेरिकन हैं, एशियंस हैं, कॉकेशियंस हैं, और उनमें भी कई सारे और तरह के रेस हैं। तो इनके लोग भी अलग अलग होने के बावजूद एक देश हो सकते हैं, और एक रेस के लोग भी अलग अलग देश हो सकते हैं। एक राष्ट्र की परिभाषा ये भी आती है कि जो ज्योग्राफी है, जो बाउंड्रीज हैं, जो नेचुरल बाउंड्रीज है, वो देश बनाती है कि नदियां हैं, पहाड़ हैं, वो एक देश बना देता है। जो उसको कहते हैं कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देश है, क्योंकि वो ऊपर एक बाउंड्री बनती है, नीचे समुद्र की एक बाउंड्री बनती है, इसलिए एक देश है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती रही हैं। एक 5वीं थ्योरी आती है कि जो कॉमन इंटरेस्ट है, कि हम लोग एक जैसा कोई हित है, इस वजह से देश है। तो ये 5 तरह के बातें आती रही कि ये होने से एक देश बन जाएगा। लेकिन आप जानते हैं अपने निजी अनुभव से, अपने आसपास के अनुभव से, कि ये चीजें देश नहीं बनाती हैं। तो फिर आखिर देश है क्या? मुझे लगता है कि देश जो है वो एक आध्यात्मिक विचार है। हम देश इसलिए हैं क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि हम एक देश हैं। देश हर दिन होने वाला एक जनमत संग्रह है, एक प्लेबिसाइट है। सारे लोगों को लगता है कि वो एक देश है, इस वजह से देश है। और अगर सारे लोगों को नहीं लगता है कि वो एक देश है, तो एक झंडा हो सकता है, भारत माता की जय बोला जा सकता है, एक राष्ट्रगान के समय सारे लोग खड़े हो जा सकते हैं। लेकिन अगर लोगों के अंदर वी फीलिंग नहीं है कि हम हैं, हम सारे लोग मिलकर एक देश हैं, अगर ये फीलिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं देश का देश होना पूरा नहीं होता है। और यहाँ पर अनिल जिस बात को ला रहे थे, वो अनिल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपनी बातचीत का लगभग आधा हिस्सा उन्होंने इस बात पर कहा कि फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जो विचार है, जो भारत के संविधान में भी है, फ्रांस की क्रांति में भी ये शब्द आया है पहली बार। और बाबा साहब संविधान सभा की आखिरी मीटिंग आप लोग याद कीजिए, जिसमें कि 25 नवंबर 1949 इसी तरह की मीटिंग रही होगी। मतलब बैठने का तरीका अलग रहा होगा। राजेंद्र प्रसाद चेयर पर बैठे हैं, वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के 2 साल कुछ महीने की कार्रवाई में जितने सवाल पूछे गए हैं, जितने तरह के सवाल हो सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होंगे, कैसे राज्यपाल कैसे आएगा, राष्ट्रपति का क्या होगा, किसको क्या अधिकार मिलेगा, देश कैसे चलेगा, कानून का राज कैसे होगा, ये सारे सवाल जितने पूछे गए थे, आप लोग अंदाजा लगाइए कि उनका जवाब किसने दिया होगा। नेहरू भी दे सकते थे, टंडन दे सकते थे, टीटी दे सकते थे, इतने बड़े बड़े कहने को नेता थे। राजेंद्र प्रसाद को जवाब देना चाहिए था कायदे से, संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते। इसलिए जो लोग कहते हैं कई बार ना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, उनसे आपको पूछना चाहिए कि अगर उन्होंने नहीं लिखा है और उनका कोई खास योगदान नहीं, और उसे टाइप किया जैसे लोग आरोप लगाते हैं, तो सारे सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी उस आदमी पे क्यों थी? आप दे देते जवाब, सारे सवाल थे, आप जवाब देते। आप नहीं दे पा रहे थे, आपने उस आदमी को खड़ा कर दिया जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, क्योंकि आपके पास उन सारे सवालों के जवाब नहीं थे। संविधान सभा के सिर्फ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे बाबा साहब, उनके नीचे का जो व्यक्ति था उनसे आधा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इस वजह से बाबा साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी। क्योंकि आप इसको स्कॉलरशिप देखिए, उस कठिन जीवन से उभर कर, जैसे राखी बोल रही है कि फर्स्ट जनरेशन में हम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं, राखी कितना बढ़िया एक स्कॉलर की तरह वो पूरी बात को रख रही है, स्कॉलर है वो। तो बाबा साहब भी एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के बावजूद उन्होंने जिस स्कॉलरशिप को हासिल की, इसकी वजह से वो जवाब देने के लिए उनको खड़ा किया गया था। और उन्होंने इस बात को ये कहा था कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो विचार है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार जो है, वो वेस्ट से, पश्चिम से, फ्रांस की क्रांति से नहीं ले रहे हैं। ये सारा विचार वो बौद्ध परंपरा से ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज की मीटिंग, इसका विचार भी हमने बौद्ध संघों से लिया है। वो कमेटी करते थे, वो बात करते थे, और उनके जो तौर तरीके थे, तो बाबा साहब उस समय भी वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस की तरफ नहीं देख रहे हैं। पीछे से जो कोई चीज अगर ला भी रहे हैं हिस्ट्री से, और मॉडर्निटी को उसके साथ उसका सिंथेसाइज करके कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जिस परंपरा की बात कर रहे हैं वो मनु या द्रोण की परंपरा नहीं है, वो बुद्ध की परंपरा है। तो बुद्ध की परंपरा से वो मॉडर्निटी को जोड़ रहे हैं। और इक्वलिटी और लिबर्टी के बारे में वो साफ साफ कह रहे हैं कि इन दो चीजों की गारंटी तो की जा सकती है कानून बनाकर। आप कानून बना सकते हैं कि आप किसी के साथ
छुआछूत नहीं बरतेंगे, आपको कहीं किसी भी देश के हिस्से में जाकर नौकरी करने की इजाजत है, ये आपको बोलने की इजाजत है, ये सब के लिए तो कानून हो सकता है। लेकिन दुनिया का कोई भी कानून बनाकर क्या मैं आपको आपके साथ भाईचारा करना सिखा सकता हूं? ये नहीं हो सकता है। मैं आपको आपके साथ बैठे, आप दोनों लोग शाम की कॉफी साथ में पिए और साथ में एक दूसरे के दुख सुख साझा करें, इसके लिए मैं मजबूर नहीं कर सकता, इसके लिए कोई कानून नहीं हो सकता इस देश में। ये चीज तो तभी आ सकती है जबकि फ्रेटर्निटी का विचार जो है वो आपके अंदर से, आपके इतिहास से, कि हम इनके साथ रहते हैं, ये हमारे जैसे लोग हैं और हम इनके साथ एक साझा कोई सपना शेयर कर रहे हैं, इस वजह से वो फ्रेटर्निटी आती है। तो अनिल जिस बात की बात बार बार कह रहे थे कि फ्रेटर्निटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बिना बाकी ये सारी चीज, ये ट्रिनिटी है, त्रिमूर्ति है, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की, इसमें अगर फ्रेटर्निटी को हटा दें तो इन बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहने को तो होगा कि एक मूल अधिकार में बाकी चीजें होंगी, लेकिन फ्रेटर्निटी के बिना देश असल में नहीं बन सकता है। इसी स्पीच में, उसी 25 नवंबर की स्पीच में बाबा साहब का एक शब्द और है, आप लोग वॉल्यूम में निकाल कर उसको पढ़िए और वो स्पीच इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल है। बाबा साहब कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो नेशन इन द मेकिंग है, राष्ट्र बना नहीं है। नेहरू ये बहुत बड़ी बड़ी बात कह सकते थे कि 6000 साल से एक राष्ट्र की परंपरा चली आ रही है और हम बहुत पुराने राष्ट्र हैं। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि ये देश 15 अगस्त 1947 की जगह 15 अगस्त 1847 को अगर आजाद हो गया होता तो इसकी बाउंड्रीज क्या होती है? क्या ये देश ऐसे ही होता? तो ऊपर एक कश्मीर होता, नीचे एक श्रीनगर हो, एक कन्याकुमारी होता, उधर एक नॉर्थ ईस्ट होता? निश्चित रूप से नहीं होता। इतिहास के किसी भी मौके पर, अशोक के समय में, अकबर के समय में, हर्षवर्धन के समय में, या जब अंग्रेज यहां आए थे उस समय भी, किसी भी समय में भारत का ये नक्शा नहीं था। भारत एक, हर देश क्योंकि एक ऐतिहासिक संजोग होता है, बहुत सारे तथ्य, उसको एक हिस्टोरिकल रिजल्ट है जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो वो एक साथ आपको एक जगह पर पुश करके इकट्ठा कर देते हैं, इसलिए आप एक नेशन बन जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जनरल नॉलेज की किताब आप देखिए, अभी से 5 साल पुरानी जनरल नॉलेज की किताब अपने घर में किसी बच्चे का निकाल के पढ़िए, नंबर ऑफ नेशन चेंज हो जाता है। परमानेंट चीज नहीं है नेशन, कि बन गया तो बन गया और बन गया तो बना हुआ रहेगा। अगर ऐसा होता तो जनरल नॉलेज की किताब में हर दूसरे तीसरे साल में नेशंस का नंबर कैसे बदल जाता है। नेशन बनता भी है, नेशन बिगड़ता भी है, टूटता भी है, जुड़ता भी है। तो बाबा साहब जो कह रहे हैं कि नेशन जो है, इंडिया जो है वो नेशन इन द मेकिंग है, तो वो दरअसल उन चैलेंजेस की इशारा कर रहे हैं कि अगर आपको इसको राष्ट्र बनाना है, अगर आपको इसको नेशन बनाना है, तो आपको क्या 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 करना पड़ेगा। वो एक एजेंडा फिर देते हैं जिसको कि आप लोग में से बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे, टेक्स्ट बुक में वो बहुत जगह आ चुका है, कि आप अगर इस देश के लोगों को साथ रहना नहीं सिखा सकते हैं तो इस देश को नेशन बनने में दिक्कत है। इसमें वो एक बहुत फेमस स्पीच है जिसमें वो, आप में से ज्यादातर लोगों को तो याद होगा क्योंकि, लेकिन फिर भी मैं वो एक सिर्फ दोहरा दे रहा हूं उनके लिए जिन्होंने इसको नहीं देखा है। ऑन 26 जनवरी 1950 वी विल सिक्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी but there will be inequality in social and economic life. If we have not strived to remove this contradiction as urgently as possible, then those people who have been suffering from inequality will blow the building of political democracy. तो 26 जनवरी 1950 को एक देश बन जाएगा, हर आदमी का के हिस्से में एक वोट होगा और उस वोट की एक बराबर कीमत होगी, लेकिन इस देश के दो लोग बराबर नहीं हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, एंटी नेशनल की बात आप राखी बार बार कर रही थी, बाबा साहब ने एंटी नेशनल शब्द का पूरे वॉल्यूम में, जितना मैंने देखा है, लगभग पूरे वॉल्यूम को पूरा का पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर पन्ने को कम से कम जीवन में मैंने एक बार पलटने की कोशिश की है। एंटी नेशनल शब्द एक बार उनकी पूरी राइटिंग्स में आता है, एनालिसिस ऑफ कास्ट 1935 स्पीच, एंड ही यूजेस द वर्ड कास्ट्स आर एंटी नेशनल। जाति जो है, बाबा साहब बीफ खा लेने को और महिषासुर जयंती मना लेने को और झंडा नहीं फहराएंगे और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इन सबको एंटी नेशनल नहीं बोलते हैं। बाबा साहब सिर्फ एक शब्द एक बार इस्तेमाल करते हैं कि जाति जो है वो राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र की दुश्मन, इस देश राष्ट्र की दुश्मन जो है चीज वो जाति है।
कास्ट, और इसलिए वो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, वो समाज सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि जातियों को उदार हो जाना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए और छुआछूत नहीं करनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि जाति का विनाश होना चाहिए, अंत होना चाहिए, जमीन के नीचे उसको दफनाया जाना चाहिए, उसको खत्म किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये कह भी रहे हैं कि हिंदू जो है वो एक राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि वो हजारों जातियों में बंटा हुआ है और हर जाति दूसरी जाति को नफरत से देखती है। हर जाति अपनी नीचे वाली जाति को नफरत से देखती है, उसके साथ वो समानता का व्यवहार नहीं करती है। बंधुत्व की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई वो भाईचारा की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे लोग एक राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। और वो क्योंकि ये स्पीच जो है एनालिसिस ऑफ कास्ट, वो स्पीच हिंदू जो अपर कास्ट हिंदूज हैं उनके बीच देने के लिए वो स्पीच तैयार की थी। और तो उन्होंने एक डॉक्टर का एक तरह से रोल प्ले किया था कि यू आर सिक मैन ऑफ इंडिया एंड यू विल मेक अदर्स सिक। आप बीमार व्यक्ति हैं जो भारत के हिंदू हैं, जो जात को फॉलो करते हैं, आप बीमार हैं और इस देश के ज्यादातर सभी लोगों को आप बीमार बना देंगे। तो आप बीमारी से अगर आपको उबरना है तो आपको इस जाति से मुक्ति पानी होगी। और इसका प्रिस्क्रिप्शन वो बहुत साफ साफ देते हैं कि आपको अगर जाति से मुक्ति पानी है तो आपको अपने धार्मिक टेक्स्ट को, धार्मिक ग्रंथों को दफनाना पड़ेगा, उनसे मुक्ति पानी पड़ेगी। धर्म को पकड़े रहेंगे और जाति आपकी चली जाएगी, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि जाति जो है वो धर्म से निकल कर आता है। तो बाबा साहब जब कह रहे हैं कि नेशन, इंडिया इज ए नेशन मेकिंग, तब वो एक नेशन की एक परिभाषा की बात करते हैं। और बाबा साहब नेशन की परिभाषा जो है वो किसी हिंदू धर्म ग्रंथ, किसी चाणक्य के अर्थशास्त्र वगैरह से नहीं लेते हैं। नेशन उनके लिए एक मॉडर्न थॉट है, आधुनिक विचार है। इसलिए बाबा साहब नेशन की बात करते हुए फ्रेंच स्कॉलर अर्नेस्ट रेनन की बात करते हैं। अर्नेस्ट रेनन से उन्होंने नेशन की परिभाषा का एक हिस्सा लिया है। उनकी अपनी परिभाषा बाबा साहब अपने ढंग से भी उसको इवॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें अर्नेस्ट रेनन की जो नेशन की परिभाषा है उसमें जो है कि नेशन जो है वो अगर आपका जो खुशी है आपकी, वो अगर आपका शेयर्ड नहीं है, साझा नहीं है, अगर आपके दुख, आपके गम, आपके रोने का समय, अगर उस समय आप एक साझा स्पेस में नहीं है और एक साथ सपने नहीं देख सकते हैं, तब आप राष्ट्र नहीं है। और इन तीन चीजों में शेयर्ड जॉय, शेयर्ड सॉरो और शेयर्ड ड्रीम, इन तीन चीजों में सोचकर देखिए कौन सी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया होगा। खुशी, दुख और सपने, ये अगर एक साथ हैं तो देश बनेगा। और इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया होगा? नहीं, दुख। अगर आप साथ रो नहीं सकते हैं, रोने की घड़ी में अगर जो आदमी आपके साथ नहीं है ना, वो आपका नहीं है। दुख के समय अगर साथ नहीं है, आपको चोट लगी है, आप बीमार हैं, आपके घर में कोई गम की घड़ी है, बच्चा फेल हो गया है, उस समय अगर कोई आदमी आपके साथ नहीं आ रहा है, उस समय अगर बाप और माँ उस रोते हुए बच्चे के साथ नहीं है कि बेटे अगली बार मेहनत करना, पास हो जाओगे, तब प्रॉब्लम है। तो साझा दुख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की समस्या ये है कि भारत साझा जॉय तो फिर भी कर लेता है, क्रिकेट टीम जीतती है तो जश्न मना लिया जाता है, साथ में पटाखे फोड़ लिए जाते हैं। लेकिन जब खैरलांजी होता है, खैरलांजी की घटना होती है एक लड़की के साथ, तो उसके खिलाफ दलितों का आंदोलन करना पड़ता है। वो देश पूरा के पूरा साथ में खड़ा नहीं होता है। 2000 मुसलमान गुजरात दंगे में मर जाते हैं, मारे जाते हैं, उनका दुख सिर्फ मुसलमानों का दुख होता है। भगाना में, मिर्चपुर में, हरियाणा के वहां पर जब लड़कियों के साथ, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, दिल्ली में उसके खिलाफ प्रदर्शन होता है, तो दलित संगठनों को प्रदर्शन करना पड़ता है। हाशिमपुरा में मेरठ के दंगे में मुसलमान मरता है तो उसके खिलाफ खड़ा होने का दायित्व मुसलमानों का होता है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ हो रहा होता है और आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पूरे देश के लोग ये कहें कि रम शर्मिला के साथ क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम शेयर्ड सॉरो जो है, साझा दुख जो है, उसको शायद अभी तक हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा साहब जब कह रहे हैं कि आप राष्ट्र नहीं बने हैं, और राष्ट्र बनेंगे तब जब पहले मान लेंगे कि आप राष्ट्र नहीं है, बनना है आपको, ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं। तो ये असल में एक तरह से मुझे लगता है कि
अब मैं यहां पर अपने बातचीत के अगले हिस्से की तरफ जा रहा हूं। इसमें यहां पर रोहित वेमुला का प्रकरण आता है या डेल्टा मेघवाल का प्रकरण आता है। इससे पहले जैसे राखी बता रही थी कि उसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 10 और 9 उससे पहले 9 और लोगों ने सुसाइड किया था, लेकिन 2016 को 17 जनवरी when the suicide happened, 17 जनवरी को रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, जिसको सुसाइड कहा जाता है, और अगले दिन होते होते कई लाख लोगों ने फेसबुक पर अपनी फोटो की जगह रोहित वेमुला की तस्वीर लगा लेते हैं। ये क्या हो रहा है? डेल्टा मेघवाल बीकानेर की लड़की बाड़मेर में एक हॉस्टल में वो मारी जाती है और बेंगलुरु में प्रोटेस्ट होता है। रोहित वेमुला के मामले में ऐसा क्या है कि हैदराबाद की एक घटना, बंबई शहर में, नागपुर शहर में 10-10 हजार लोगों के प्रदर्शन निकलते हैं। आपको हापुड़, मेरठ, दिल्ली में तो ढेर सारे 5-6 बड़े प्रदर्शन, पुलिस लाठी चलाती है। मतलब इतने ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि पहली बार हम लोग अब नेशन बनने की प्रक्रिया में है। अब हैदराबाद का दुख, दलित का दुख सिर्फ दलित का दुख नहीं है। एक लड़का मरा है, अभी आप गूगल पर सर्च कीजिए रोहित वेमुला प्रोटेस्ट, कि रोहित वेमुला के मरने पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी तस्वीरें आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए। आपको हर तस्वीर में लीड करती हुई, नेतृत्व करती हुई, लगभग हर तस्वीर में, सब में तो नहीं क्लेम कर रहा हूं, ज्यादातर तस्वीरों में लीड करती हुई आपको लड़कियां दिखेंगी। कुछ तो हुआ है इस देश में, इस बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग एक दूसरे के दुख में, सुख में कहीं ना कहीं साझा होने लगे हैं। इस देश में जब मनु ने एक विधान बनाया होगा कि इस देश के ज्यादातर लोगों को लगभग, क्योंकि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो 50% पॉपुलेशन पढ़ाई लिखाई से आउट, और 50% में भी SC, ST, OBC आउट, तो समझिए कि 50% का भी लगभग 80 to 90% आउट, तो बच गया सिर्फ 5% लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। उसकी जगह पर आप अब ऐसे दौर में जा रहे हैं जब एक समय 5% लोग एक दूसरे से बातचीत करने की स्थिति में थे, लिखते पढ़ते थे, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने की स्थिति में थे। इसके मुकाबले आज अब ऐसे समय में है जब 20 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। भारत के इतिहास में इतने लोगों से इतनी बातचीत कभी नहीं कर रहे थे। आज एक दिन में जितना सारे लोग मिलकर फेसबुक पर लिख देते हैं, जितना कम्युनिकेट कर लेते हैं, उतना शायद पहले 100 साल में भी नहीं होता होगा। इतना नहीं कभी लिखा गया है। इतना क्यों, मैंने अभी आइसक्रीम खाई, मेरा फोटो देख, और वो फिल्म देख ली, कैसी लगी, तमाम तरह कम्युनिकेशन हो रहे हैं। जरूर नहीं है कि सब कुछ पॉलिटिकल है, बहुत कुछ हो रहा है कि देख मैंने नई ड्रेस पहनी, अच्छी लगी तो लाइक कर। अब ये है कि बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है, लेकिन पहली बार एक आदमी यहां बैठकर पूरे देश भर के आदमी को बता रहा है कि हमने एक नई ड्रेस पहनी है और ये ड्रेस कैसी है। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, कम से कम बातचीत एक दूसरे के बीच में शुरू हुई है। एक प्लम्बर दूसरे प्लम्बर को बोलता है कि देख हमारे यहाँ ये नया इक्विपमेंट आ गया है और ये बिजली की नई स्विच आ गई है, देख इतने रुपए की कीमत है। अब ये नया कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से इतनी बातचीत इतिहास में कभी नहीं हुई थी। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, इसने आपको पहली बार ये स्पेस दे दिया है कि बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे। रोहित वेमुला के आंदोलन के सवाल पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन पॉसिबल नहीं होता अगर कम्युनिकेशन के ये मीडियम्स नहीं होते। कैसे बात करते? मतलब रोहित वेमुला मर गया या मारा गया, इसके बारे में बिहार के मुजफ्फरनगर के हॉस्टल में बैठे हुए स्टूडेंट को बताता कौन? क्योंकि मीडिया आप देखेंगे, रोहित, आप लोग के घर में अगर पुराना अखबार है तो आप न्यूज़पेपर है या किसी लाइब्रेरी में जाके देखिएगा, 17 तारीख को वो सुसाइड की घटना होती है, उससे करीब 10 दिन पहले से सारा कुछ चल रहा होता है, सारी घटनाएं हो रही होती है। हैदराबाद में इतना कुछ, छात्र निकाले जाते हैं, उनको लाइब्रेरी नहीं जाना है, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। मनुस्मृति ईरानी चिट्ठी लिखती हैं उसके खिलाफ, वो बंदारू दत्तात्रेय फिर वो चिट्ठी लिखते हैं, वगैरह वगैरह सब चल रहा है। 17 तारीख की सुसाइड के बाद भी 17 तारीख को होता है, 18 तारीख का अखबार आप लोग निकाल के देखिएगा, 18 जनवरी का, रोहित वेमुला के बारे में पहला शब्द नहीं लिखा गया 18 तारीख को।
उस 18 तारीख तक मीडिया ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है। उस दिन शाम के चैनल्स के शोज भी आप इंटरनेट पे निकाल के देख सकते हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। 18 तारीख को भी दोपहर 3 बजे तक आपको कहीं पर इंटरनेट पर, टेलीविजन पे कोई खबर नहीं होती। उस दिन पहली खबर इसलिए होती है कि उस दिन बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन वाले दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, जिस पर कि पुलिस वाटर कैनन चला देती है, तो वो खबर पहली बार रिपोर्ट होती है। तो अगर रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है और उसके बाद लगभग 36 घंटा तक कोई मीडिया, कोई किसी को खबर नहीं करता है, तो कौन सा चैनल था जिसकी वजह से इस देश में 100 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे थे? कोई तो किसी को बता रहा था, मतलब कुछ तो हो रहा था। कैसे, क्यों उस दिन अचानक से दीक्षा भूमि के पास कुछ लोग खड़े होकर रोहित वेमुला को न्याय दो कर रहे थे? ये क्योंकि चैनल बता नहीं रहे थे, अखबार छाप नहीं रहे थे। तो ये जो नई चीज बनी है, इसने एक तरह से वो स्पेस को खोला है, बातचीत करने का नया जरिया आया है। शुरुआत में होगा कि बहुत सारी अनाप शनाप भी बातें भी होंगी। अनाप शनाप भी क्यों है? मुझे आइसक्रीम खाते हुए अपनी फोटो अच्छी लगती है, तो अनाप शनाप भी क्यों? अच्छा है, फोटो लाइक कीजिए। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ होगा, सिर्फ इतना ही नहीं होगा। वो एक फिल्म मैंने देखी, अच्छी लगी, के अलावा ये भी होगा कि देश भीम युग में पहुंच गया है, इसकी बात भी होगी। व्हाट्सएप पर हजारों की संख्या में बने हुए ग्रुप एक दूसरे से बात भी करेंगे, जातियों के अपने समूह भी बनेंगे। इसमें होगा कि माली लोगों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, पता चला कि मांग लोगों ने अपना बना लिया, कहीं पर अलग अलग तरह से वहां पर बढ़ई लोगों ने, कुछ लोगों ने अपना अलग बना लिया, लोहार लोगों का अलग बन गया। लेकिन आपस में बात करते हुए ये भी होगा कि अगर रिजर्वेशन पर हमला हुआ तो ये सारे ग्रुप कहीं ना कहीं जुड़ भी जाएंगे कि भाई देख, वो रिजर्वेशन खा जाएगा, रोको, ये भागवत खा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा इस बातचीत के बाद। अभी तो शुरू में हो सकता है बहुत सारी एब्सर्ड चीजें हो रही होंगी। तो सोशल मीडिया ने असल में इसमें संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। जर्नलिज्म अब इस समय बड़े अखबारों और जो हो रहा है इसको जानने के लिए कल के अखबार पर डिपेंड करते हैं, या 15 दिन बाद या 7 दिन बाद जब मैं इंडिया टुडे मैगजीन निकालता था, उसको पढ़ने का इंतजार कौन कर रहा है? आज जो हो रहा है उसके बारे में आज लोग अपने आप ही जान जा रहे हैं। तो ये जो पूरा नया स्पेस बना है, ये एक तरह से फ्रेटर्निटी को पैदा कर रहा है, जिसकी बात अनिल कर रहे थे, जिसकी बात बाबा साहब कर रहे थे। सारे लोग बुद्ध के समय से ही आप देखिएगा तो कंपैशन की बात, जो करुणा की बात बुद्ध करते हैं, उससे फ्रेटर्निटी आती है कि मुझे एक सामने का व्यक्ति दुखी दिखा, उसमें मैं दुखी हूं, मैं उसके दुख में साझा हूं। तो ये कंपैशन जो है, ये करुणा जो है, ये फ्रेटर्निटी पैदा करता है। इसलिए कहते हैं कि शेयर्ड सॉरो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर्ड दुख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ्रेटर्निटी है, ये सोशल मीडिया के साथ इसके आने का एक नया दौर शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी और चीजें जोड़ी जा सकती हैं, और बाकी इसमें जर्नलिज्म क्योंकि मेरा विषय है और उस पर मैं आपसे बहुत सारी बात कर सकता हूं कि सोशल मीडिया किस तरह से ट्रेडिशनल मीडिया को चैलेंज कर रहा है। लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं पूरी बातचीत के नटसेल में जो उसका क्रक्स है, जो मुख्य मेरे बिंदु है, उसको सिर्फ एक बार मैं दोहरा के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि नेशन के बारे में जो बहुत तरह के एक विचार बनाए गए थे कि हम एक धर्म के हैं वगैरह हैं, इस वजह से नेशन है, नस्ल के हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक जैसी नाक की चौड़ाई तक को लोगों ने कहा कि भाई नेजल इंडेक्स से एक जैसे रेस के लोग हैं और इसलिए वो नेशन है। तमाम तरह की एब्सर्डिटीज हुई हैं, तो वो सब नेशन नहीं है। इसकी बात जो बाबा साहब कहते हैं, वो दरअसल अब जो है राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें एक चीज सिर्फ मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक नस्ल के लोग को लेकर बहुत बातचीत होती रही है। इसमें तिलक जैसे कहते हैं कि वो आर्यन रेस की बात करते हैं, केशव चंद्र सेन कहते हैं, राम मोहन राय भी घुमा फिरा कहते हैं कि एक रेस है, या नेहरू तक भी आके कहते हैं बाद के दिनों तक में कि हम विदेश आर्यंस हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें एक थ्योरी बाबा साहब के एनालिसिस ऑफ कास्ट का 5वां चैप्टर जो है उसको पढ़िएगा। उसमें बाबा साहब रेशियल थ्योरी को, कि नस्ल की जो थ्योरी है कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग हमसे नीचे हैं, इसको उन्होंने बहुत जोरदार खंडन किया है, और इसके लिए उन्होंने साइंस की एक थ्योरी का इस्तेमाल किया है। उस थ्योरी को यूजेनिक्स कहते हैं। ये फ्रांसिस गैल्टन की थ्योरी है, और उसमें यूजेनिक्स की थ्योरी ये है कि एक श्रेष्ठ जो नस्ल है वो अगर इंट्रा ब्रीडिंग करेंगे, आपस में ही शादी वगैरह करेंगे, आपस में बच्चे पैदा करेंगे, तो अच्छी नस्ल पैदा होगी। तो
इस आधार को लेकर ही असल में जाति का एक जो रक्त शुद्धता का सिद्धांत है कि ब्लड प्योर होना चाहिए और लड़की अगर कहीं और शादी कर देगी तो उसका गला दबा देंगे, यहां तक जब बात जाती है, ये वही है कि हम अपना रक्त प्योर रखेंगे। बाबा साहब यूजेनिक्स की थ्योरी को खंडन करते हुए ये कहते हैं, मैं कोट कर सकता हूं लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा, किसी को चाहिए तो रेफरेंस में दे दूंगा। उसमें वो कहते हैं कि अपनी जात में आपस के लोगों में शादी करके भारत के लोगों ने कैसी नस्ल बनाई। वो कहते हैं कि किसी भी पेड़ के गुण को उसके पैदा होने वाले फल से देखा जाना चाहिए। तो अगर भारत के लोगों ने आपस में शादियां करके जिस तरह की नस्ल पैदा की, वो इस दुनिया की सबसे इंफीरियर नस्ल है। C3 कैटेगरी, ये शब्द बाबा साहब यूज करते हैं कि वी आर C3 पीपल। इसमें जो लोग हैं वो आमतौर पर मानसिक रूप से कम सचेतन, शारीरिक रूप से यूरोपियंस और अफ्रीकन्स के मुकाबले कमजोर, और इसमें एक लाइन है कि 9/10 ऑफ इंडियंस आर नॉट फिट टू बी इन ब्रिटिश आर्मी। तो अगर इस नस्ल की शुद्धता से अगर कोई अच्छी नस्ल बननी होती तो भारत के लोग सबसे खराब नस्ल के लोग क्यों बन गए। बाबा साहब ने बहुत जोरदार तरीके से उस बात को अपने एनालिसिस ऑफ कास्ट के चैप्टर 5 में 5वां जो खंड है उसमें उसको रखते हैं। तो ये बात भी असल में जो नेशन को लेकर जो रेशियल थ्योरी है, इसको भी वो वहां पर खंडन करते हैं। बाबा साहब की एक और आखिरी बात के साथ मैं इसको खत्म करना चाहूंगा उस पूरी बातचीत को, क्योंकि बाबा साहब के असल में जीवन के इतने शेड्स हैं, इतने टुकड़े हैं कि हर आदमी असल में एक टुकड़े को पकड़कर उसको लग रहा है कि बाबा साहब को उसने पकड़ लिया है। जैसे किसी को लगता है कि संविधान निर्माता संविधान निर्माता संविधान निर्माता, कोई दलितों का उद्धारक देख रहा है, कोई ये देख रहा है कि हिंदू कोड बिल लाकर उन्होंने भारत में पहली बार महिलाओं को लिबरेट कर दिया। कुछ लोग अर्थशास्त्री के रूप में ये देख रहे हैं कि उनकी जो थीसिस है उसकी बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और इंडियन करेंसी का पूरा तामझाम बनता है। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि भारत में रिवर वैली जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो बाबा साहब के मार्गदर्शन में लिखा जाता है। तो इतने सारे सेट्स हैं उनके, वो बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तमाम तरह के। आप टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो बहुत सारे टुकड़े में आपको बाबा साहब अलग अलग दिखेंगे। अभी तक ये था कि सारे टुकड़ों को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से देख रहे थे कि ये बाबा साहब हैं, ये बाबा साहब हैं, इतना सा बाबा साहब हैं। पूरा टुकड़ा अगर जोड़ दें, इन सारी तस्वीरों को अगर एक बड़े फ्रेम में डाल दें तो आपको एक जो तस्वीर मिलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, वो राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की। ये नेशन अगर नेशन बन रहा है तो ये बाबा साहब के सामने इस देश के हर व्यक्ति को अपना माथा टेकना चाहिए कि बाबा साहब आपकी वजह से हम लोगों ने राष्ट्र बनना सीखना शुरू किया है। बने हैं ऐसा कोई क्लेम करने कोई कारण नहीं है। आज भी आप जान ही रहे हैं, जो मैं बताया, शेयर्ड सौरो नहीं है हमारे, यहाँ का दुख वहां का दुख नहीं है। तो जिले का दुख दूसरे जिले में वाले लोगों के लिए मतलब नहीं रखता है। धर्म की तो बात ही छोड़िए, मतलब वहां तो मुसलमान मर गया तो मर गया, भाड़ में जाए टाइप। तो उसमें ये जो नेशन बनने की प्रक्रिया है उसमें जो फ्रेटर्निटी की बात, इसको सेंट्रल थीम रखते हुए बाबा साहब एक बात और कहते हैं कि जिसकी राष्ट्रीय एकता की आजकल बहुत बात हो रही है, JNU वगैरह, वहीं से चूंकि मैं आ रहा हूं तो उसको मैं एक दो लाइनें बस बाबा साहब की कोट करता हूं। जैसे एक जगह बाबा साहब कह रहे हैं, आई विश माई पीपल शुड रिमेन एज इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, दे शुड नॉट बिकम अदर्स। अब भारत की एकता का इससे मजबूत लाइन क्या हो सकती है, इससे मजबूत वक्तव्य क्या हो सकता है कि भारत के लोग शुरुआत में और अंत तक खुद को भारतीय माने। ये बाबा साहब हैं। बाबा साहब के लोग जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वो दलितों को उद्धारक हैं, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है, आलसी लोग हैं। उनको इन लिटरेचर्स को पढ़ना चाहिए, उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। खास करके संविधान सभा के स्पीच तक लोगों ने नहीं पढ़े अभी तक कि बाबा साहब ने संविधान सभा में क्या कहा है। तो वो प्रॉब्लम है। अगर आलोचना कर रहे हैं तो कम से कम बुनियादी टेक्स्ट बाबा साहब का पढ़ लें। अगर वो कह रहे हैं कि बाबा साहब तो वो आजादी में उनका कोई योगदान नहीं था और वो तो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए लड़ रहे थे, बाबा साहब लगातार अपने स्पीचेज में जब जो आदमी नदी घाटी सभ्यता, नदी घाटी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हो, वो एक कम्युनिटी की बात कैसे कर सकता है? जो इस देश के रेवेन्यू सिस्टम पर रिसर्च कर रहा है, इस देश की करेंसी पर बात कर रहा है, वो आदमी एक व्यक्ति एक समुदाय की तो बात वो कर ही नहीं रहा है। सपने में पूरा देश है, आंख के सामने बाबा साहब का पूरा एक देश बनता हुआ दिख रहा था। इसलिए उन्होंने
लगातार ये कहा है कि कॉमन आइडेंटिटी जो है कंट्री की, उसको ऊपर रखना चाहिए और उसके नीचे रखना चाहिए कास्ट, रिलीजियस और रीजन और लैंग्वेज की आइडेंटिटीज को। तो ये बाबा साहब का एकता का जो विजन है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए सबक है। और अगर हम लोग आने वाले दिनों में किसी व्यक्ति को डेल्टा मेघवाल न बनने दें, डेल्टा मेघवाल के मरने का दुख अगर हम सबका दुख है और हम अपनी नाराजगी जताते हैं, तो निश्चित रूप से सरकारों को सचेत होना पड़ेगा। अगर रोहित वेमुला के मामले में जो हम लोगों ने ये एकजुटता दिखाई है, अगर हम ये तय करें कि आने वाले दिनों में हम इस देश में दूसरा रोहित वेमुला पैदा नहीं होने देंगे, मतलब उनको मरने नहीं देंगे, मतलब उसको किसी भी हालत में रोहित वेमुला की स्कॉलरशिप इस दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम ऊंचा करेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि नॉलेज के क्षेत्र में अगर हर कम्युनिटीज का आगे आना नहीं होता है, तो नॉलेज की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती है। अगर जैसे आप इस हॉल को देखिए, जैसे आपको क्या चीजें दिख रही हैं, जैसे मैं अभी अपने सामने पेन देख रहा हूँ, एक ये आईफोन देख रहा हूँ, आईपैड देख रहा हूँ, म्यूजिक सिस्टम देख रहा हूँ, लिखा हुआ शब्द है मेरे पास, साउंड सिस्टम है, चश्मा है। आप इस कमरे में आमतौर पर एक नजर दौड़ाएंगे तो करीब आपको 150 से 200 चीजें दिखेंगी। कभी आप सोच कर देखिए कि इन 150 चीजों में किसी एक भी चीज का आविष्कार भारत ने क्यों नहीं किया है? इनमें क्या बनाया हमने? क्या ये कोई समस्या नहीं है? इस घर को छोड़िए, आप किसी किचन में चले जाइए, किचन में आपको क्या क्या दिखता है? एक गैस का चूल्हा होगा, एक लाइटर होगा, एक चिमनी हो सकती है, डिशवॉशर हो सकता है, स्टील के बर्तन होंगे, कांच होगा, इस तरह फ्रिज हाँ फ्रिज होगा, ओटीजी होगा, मिक्सर ग्राइंडर होगा। हमने क्या बनाया इसमें से? आखिर क्या प्रॉब्लम है कि इस देश ने हमारे इस्तेमाल में आने वाली किसी एक चीज का भी आविष्कार नहीं किया, एक भी मॉडर्न चीज का आविष्कार नहीं किया है? कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? हमने आविष्कार क्यों नहीं किया है? इसमें आप लोग अगर वो फिल्म आप लोगों ने देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें आमिर खान एक सेंटेंस बोलता है, पूछा जाता है कि मशीन क्या है, तो बोलता है कि मशीन वो चीज है जो काम को आसान बना देती है। तो काम को आसान बनाने की जरूरत जो है वो मशीन बनाती है। लेकिन जिस देश में कपड़ा धोने के लिए एक जाति उपलब्ध हो जो लगभग मुफ्त में आपके कपड़े धो रही हो और बदले में आप सिर्फ उसको बासी खाना दे दें तो उसका काम चल जाता हो, तो आप वॉशिंग मशीन का आविष्कार क्यों करेंगे? आपको जरूरत नहीं है इसलिए नहीं करेंगे। आपको अगर इस देश का जो पावरफुल महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको 2000 साल से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पता नहीं महाराष्ट्र में वो जाति है कि नहीं, कहार जाति होती है जो पालकिड होती है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? कुली। हाँ, तो अगर कहार उपलब्ध है तो आपको कार की जरूरत नहीं है। कहार और कार आपको एक साथ क्यों चाहिए? आपको मुफ्त में या उसको आप खाना दे रहे हैं इतने भर से, आपको कंधे पे ढोके वो चला जा रहा है, तो आप कार नहीं बनाएंगे, आप बना ही नहीं सकते थे। आपके अगर जो आपके सुबह की आपके शरीर की गंदगी जो निकलती है उसको अगर उठा के ले जाने के लिए लगभग मुफ्त में काम करने वाला कोई आदमी मौजूद है, तो आप पैसा खर्च करके मेहनत करके फ्लश, कमोड और सीवर सिस्टम क्यों बनाएंगे? आपका काम चल रहा था, आपका जब नहीं चलने लगा तो आपने बनाया। आपके घर में आपके पास एक महिला उपलब्ध है जो कि आपका खाना बिना कुछ उम्मीद के लगातार बनाई जा रही है, पुरुषों से ये उम्मीद किए बगैर भी कि पुरुष अगर वो नैतिक रूप से भ्रष्ट है तो भी उसको सामने आके घर का खाना मिल जाएगा और उसको उसमें कोई उसकी बाधा नहीं आ रही है और उसके लिए उसको कोई पैसे तो ऑब्वियसली नहीं देने हैं। तो अगर चूल्हा झोंक रही है और लकड़ी जलाकर आंख में से पानी टपका रही है तो टपकाती रहेगी, आप क्यों आप स्मोकलेस कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे? तो इस देश में जिन लोगों के पास नॉलेज था उनको जरूरत नहीं थी आविष्कारों की, और जिनको जरूरत थी उनको नॉलेज से दूर रखा गया। किसानों को जरूरत थी कि ट्रैक्टर होगा तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर बनाने या किसी भी तरह के ज्ञान आविष्कार का जिन पर जिम्मा था उनको खेती करनी नहीं थी, तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो नहीं आविष्कार कर रहे थे। तो ये जो नॉलेज का प्रोडक्शन है, ये नॉलेज तभी प्रोड्यूस होता है जब प्रोडक्शन और ज्ञान दोनों
एक जगह सिंथेसाइज होते हैं। भारत में ये कभी हुआ ही नहीं। जिनको जरूरत थी उन तक ज्ञान को पहुंचने नहीं दिया गया। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो अल्टीमेटली नॉलेज का भी डेमोक्रेटाइजेशन करेगा, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे अभी तक 535 और इस साल का और जोड़ लीजिए तो 539 के आसपास साइंस के नोबेल प्राइज दिए गए हैं, और 539 में भारत का हिस्सा 4 है। 4 नोबेल प्राइज हमारे हिस्से हैं। आबादी कितनी है दुनिया की? 15%, 1/7। तो हर 7 दुनिया का इस गोल सी धरती का हर 7वां आदमी भारतीय है। लेकिन जब विज्ञान के आविष्कार करने की बारी आती है तो हमको वेस्ट की तरफ देखना पड़ता है। तो ये जो दरिद्रता है, ये जो गरीबी है ज्ञान के क्षेत्र में, इसके दूर करने का रास्ता भी, जो फुले साहब कहते हैं कि विद्या को सबसे महत्वपूर्ण बोलते हैं और विद्या के बगैर कितना अनर्थ हुआ है इसकी बात वो अपनी कविता में करते हैं। तो पहली बार इस समय भारत में डेमोक्रेसी की वजह से, इस संविधान की वजह से, जो हम लोगों को बाबा साहब की देन है, हम लोग और हम लोगों की आने वाली पीढ़ी पहली बार नॉलेज सेंटर्स में बहुत बड़ी संख्या में पहुंची है। अभी इस समय सरकारी शिक्षा संस्थानों में ज्यादातर जगह 50% से ज्यादा बच्चे SC, ST और OBC के हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है ये, मतलब वी शुड वेलकम। मतलब ये बहुत बड़ी बात हो रही है। कई संस्थान अब ऐसे हैं भारत के जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो चुकी है। JNU में 62% लड़कियां हैं। वो कई बार देखने से लगता है कि गर्ल्स यूनिवर्सिटी है कई बार कई क्लासेस में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जहां मैं पढ़ाता था, वहां एक क्लासरूम ऐसा है जहां पर 60 लोगों में 40-45 तक लड़कियां हैं। तो पहली बार जो लोग ज्ञान से अलग रखे गए थे उन लोगों की नॉलेज सेंटर्स में उनकी एंट्री हुई है। इसी वजह से रेसिस्टेंस है। ब्राह्मणवादी इस व्यवस्था से, इस चीज से डरे हुए हैं कि ये सारे लोग अगर आ गए और इतनी बड़ी संख्या में आ गए और इतना जोर से पढ़ना शुरू किया और इतनी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। जो कदम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कितना घंटा सर, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 18 घंटे। इसलिए मैं आखिर में मैंने कहा था ना कि रास्ता कदम साहब बता रहे हैं इस देश को कि 18 घंटे पढ़ने वाली जनरेशन अगर इस देश में आ रही है, जो ज्ञान की बहुत भूखी है, सम्मान की बहुत भूखी है, जो बहुत भूखा होता है तो बहुत जोर जोर से आदमी खाता है, दोनों हाथ से भी खाता है, कई बार मुंह भर के खाता है। तो ये लोग पढ़ेंगे भी बहुत ज्यादा। ये रोहित वेमुला का टेक्स्ट आप देखिए, उसके प्रोज की स्टाइल देखिए, तो ये ये जो नई जनरेशन जो बहुजन कम्युनिटी से आ रही है, ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है। और इस देश का जो हर बार जब हर साल नोबेल प्राइज अनाउंस होता है तो अपना देश का जो शर्म से झुक जाता है नीचे की तरफ कि हमको तो कुछ मिलना नहीं है, तो ये शर्म भी खत्म होगी। और कदम साहब जैसे लोग हैं जो इस रास्ते को यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आखिर में कदम साहब को और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ।